हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम लोग चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं तमिलनाडु की एनसीईआरटी से। चैप्टर 2, वेदर एंड क्लाइमेट। ये वाला चैप्टर जो है हम लोग एनसीईआरटी से कवर कर चुके हैं, जो कि 7th क्लास में वहाँ पर गिवन था एयर के नाम से, जिसमें हमने बात करी थी कि यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में ज्योग्राफी से सबसे इंपॉर्टेंट अगर एलिमेंट कोई होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी बड़े सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो बात हम लोग करेंगे क्लाइमेटोलॉजी की। तो क्लाइमेटोलॉजी के कंटेक्स्ट में एक तो इसको देख लिया हमने एयर के चैप्टर को, और आज हम बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट, जो कि वहां पर एंगल्स मिसिंग थे, जो डेफिनेशंस में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, प्रॉपर अगर तरीके से कुछ आ गया तो इन डेप्थ इन डिटेल के अंदर जाकर यहाँ पर आज हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। ये आपको मिल जाएगा 8th क्लास की जो तमिलनाडु है उसके पार्ट 1 में। हर क्लास के 3 पार्ट होते हैं तमिलनाडु के एनसीईआरटीज के। 6th क्लास के पार्ट 3 पार्ट, 7th क्लास के 3 पार्ट, 8th क्लास के 3 पार्ट, 9 से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो 8th क्लास के पार्ट 1 में मिलेगी। यहाँ पर हमारा जो पैरेलल चीजें होती है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर जो चीज़ 7th क्लास में आपको एनसीईआरटी में मिलती है वही चीज़ 7th क्लास में तमिलनाडु में मिलती है। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिस्टर्बेंस है। ये आपको 8th क्लास के चैप्टर 2 में ज्योग्राफी के सेक्शन के अंदर मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बेसिक लेवल से समझते हैं। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता या वो चैप्टर किसी ने एनसीईआरटी से मिस कर दिया था, तब भी उसको ये वाली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लाइमेट एक बेसिक एलिमेंट होता है नेचुरल एनवायरनमेंट का। कोई भी जो वातावरण है, पर्यावरण है, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि एक पर्टिकुलर पर्यावरण में, एनवायरमेंटल कंडीशंस में किसी भी प्रकार का क्लाइमेट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्लाइमेट हर एक चीज को अफेक्ट करता है, फिर चाहे वो लिथोस्फियर हो, वेरियस लैंडफॉर्म्स हो, उनसे जुड़े अलग अलग प्रकार हो, सॉइल टाइप्स हो, पेड़ पौधे हो या जानवर वगैरह हो, और उसी के हिसाब से एक्चुअली इसको अफेक्ट करता है। और इसी के हिसाब से एक एनवायरनमेंट की नेचुरल सेटिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। नेचुरल सेटिंग्स इन द सेंस कि मुझे एक बात बताओ जरा प्रिया, स्नो लेपर्ड राजस्थान में कभी क्यों नहीं मिल सकता? वो जी नहीं पाएगा, ये तो सबको पता है, लेकिन इसका कोई ठोस आंसर मुझे दो जरा। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि लेपर्ड तो मिल सकता है, चलो स्नो लेपर्ड क्यों नहीं मिल सकता, बताओ। कोई बताओ इसका आंसर, कोई भी बताओ, मिसबा, रागनी, जितने लोग भी हैं, जैद, स्नो लेपर्ड क्यों नहीं मिल सकता? अडेप्ट हो चुके हैं, उनका इवोल्यूशनरी फीचर्स इस प्रकार से चेंज हो चुके हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जैसा क्लाइमेट होगा वो एक प्रकार के जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, घास को, ग्रीनरी कितनी होगी, सूखा कितना होगा, इसको इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं करता, बताओ। इन दिनों हम टी शर्ट तो नहीं पहन सकते, नवंबर के महीने में बैठे हैं बिल्कुल मिड में, बाहर तो नहीं निकल सकते, मतलब प्रॉपर सिर्फ टी शर्ट या वेस्ट पहनकर निकल गए, एंड यू आर ऑन बाइक राइड और स्कूटी राइड। क्या पॉसिबल है पॉसिबल? चलो ठीक है, बंगालन के लिए होगा, बंगालन कुछ बोल नहीं रही, लेकिन बीमार भी फिर उधर जल्दी पड़ोगे। ठंडे पानी से जनवरी में नहा सकते हो हर कोई, ये चीज़ है। तो अब तमिलनाडु की वो क्या, तो तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट के नाम तो आएंगे इसके अंदर। इन अ स्मॉल विलेज इन धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के अंदर, मई मंथ के अंदर, यकुता, ये बंदी का नाम है, ठीक है, मंजूली का टाइप नाम, यकुता, ये अपना वेकेशन एंजॉय कर रही है अपने भाई के साथ और अपनी फैमिली के साथ। ये कॉटन क्लोथ्स पहनती है। इसकी मम्मी इसके लिए जो खाना बना रही है वो दलिया, छाछ, लेमोनेड, वाटरमेलन, जो कि समर सीजन में सूट करते हैं। एट द सेम टाइम मई मंथ में एक लड़की है टिया, वो ऑकलैंड में रहती है, न्यूजीलैंड में। वो अपने पापा के साथ रहती है और मम्मी के साथ रहती है, और वो फ्लीस जैकेट पहनती है जो कि काफ़ी गर्म होती है, जीन्स पहनती है, ग्लव्स पहनती है, सॉक्स पहनती है। उसकी मम्मी उसके लिए गर्म खाना बनाती है, लाइक सैंडविच, सैलमन, ओट मील, सूप एक्सेट्रा। युक्ता जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है अपने दोस्तों के साथ विंटर में, जबकि टिया जो है क्रिसमस जो है गर्मियों में सेलिब्रेट करती है अपने देश में। ऑस्ट्रेलिया में भी यही होता है। ऑस्ट्रेलिया में जिस टाइम पर हमारे कड़ाके वाली ठंड पड़ रही होती है, ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पर क्रिसमस के टाइम पर समर आ जाती है, समर सीजन आ जाता है। और ये वाली जो बात है ना, समर और विंटर किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं किस चीज से, जल्दी बताओ। ज्योग्राफी में पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था, इवोल्यूशन की वजह से, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह, सॉरी, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिटल पाथ। अंडे वाली बात है, सर्कुलर पाथ उसकी है नहीं, सबसे बड़ी चीज तो यही है, ठीक है।
अगर किसी को कोई शंका है ना कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, छठी क्लास की एनसीईआरटी में है, 2022 का भी पेपर उठाकर देख लो और 2018-19 का भी पेपर उठाकर देख लो, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन निकले हुए हैं, और बहुत सारे स्टेट पीएससी के पेपर उठाकर देख लो, मेंस के अंदर क्वेश्चन निकला हुआ है इससे। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, और स्पेशली वो वाला जो डायग्राम है देखा होगा ना आपने लेक्चर्स में, शाइनी या बाकी सबने, ये जो मैं एक डायग्राम करवाता हूँ जो और ऑर्बिटल पाथ में जो अर्थ अपने वो करता है, तो यहाँ पर समर सॉल्स्टाइस, विंटर सॉल्स्टाइस, इक्विनॉक्स जो दे रखा है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, करनी पड़ेंगी आपको। ओके, तो युक्ता और जो टिया हैं ये दो डिफरेंट हेमिस्फीयर्स में रह रही हैं एक्चुअली। देखो बात आ गई ना घुमा फिरा के उसी चैप्टर की, इसलिए मैं बोल रहा था आपसे। इसलिए इस प्रकार से, यानी कि हेमिस्फीयर मतलब क्या, अर्थ के, हाँ अर्थ के अलग अलग हेमिस्फीयर हो सकते हैं। अगर आप इक्वेटोरियल वाइज देख रहे हो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। यही अगर मैं चेंज कर दूं, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की टर्म्स में देख रहे हो, प्राइम मेरिडियन की टर्म्स में, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ लाई करता है, अगर मैं ऐसे कुछ बनाऊँ तो जल्दी बताओ, पहले बताओ ईस्टर्न के वेस्ट, ईस्ट के वेस्ट, ईस्ट, और नॉर्थ और साउथ की टर्म्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टर्म्स लाई करता है। कौन सा लैटिट्यूड इंडिया से पास होता है, लैटिट्यूड, मोहतरमा लैटिट्यूड, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल वाली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कौन है, 8 डिग्री। और जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है, हमने किसको बीचों बीच से काटते हुए इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन बना रखा है, प्रॉपर बोलो रागनी, इतनी हिंदी नहीं आती मुझे, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, छूटते भाई 82.5 डिग्री हैं तुम्हें पता ना हिंदी की गिनती मेरी। तो वेदर एंड क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्सन की एक्टिविटीज़ को, कि वो क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे घर में रहेगा, कैसा काम करेगा, इवन उसका काम धंधा और उसका जो लाइफस्टाइल होता है वो इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो एक बंदे को एक नॉलेज होनी चाहिए कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है। तो चलो इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था बच्चों वाला, वो इसलिए क्योंकि 8th क्लास की एनसीईआरटी, तो 8th क्लास के हिसाब से पहले हम बात करेंगे बिल्कुल बच्चों की तरह, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने देख लिया कि इवन ये चीज़ याद रखना कि अगर ये कल को क्वेश्चन आ जाए, यूपीएससी कभी ऐसे नैरो माइंडेड क्वेश्चन नहीं पूछता, वेरियस स्टेट पीएससी लाइक एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर कि कैसे वेदर और क्लाइमेट एक पर्सन के ऑक्यूपेशनल स्टेटस को या ऑक्यूपेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वर्क स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। बताओ कोई इसका आंसर दो जरा, काम धंधा एक वेदर की क्लाइमेट की वजह से कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, बताओ जल्दी बोलो। तो वो पहाड़ों पे तो नहीं हो सकता, सारे क्रॉप्स है ना, पहाड़ों पे तो ग्रो हो नहीं सकते। चावल की खेती क्या मैं बोल दूं कि हिमालयाज में हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, चावल के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है, ठीक है, सनलाइट तो हर जगह ठीक है, ज़्यादातर रीजन में मिल जाएगी, लेकिन पानी, ठीक है, वाटर इज मस्ट, वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। राजस्थान में क्या हर तरीके का क्रॉप ग्रो हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, लैक ऑफ वाटर, ठीक है, एंड ड्राई एंड ह्यूमन कंडीशंस, है ना। तो ये चीज़ है, उसके हिसाब से पर्सन का जो काम होता है वो डिसाइड होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, या मैं फटाफट आगे बढ़ूँ, जल्दी बताओ, बढ़ूँ आगे, ठीक है। अर्पित कोई डाउट तो नहीं आता कि तो बच्चों वाली बातें बेसिक थी, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं वेदर के बारे में। नाउ दिस कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको जानने को मिलेगा, हमने एनसीईआरटी में भी वैसे इसके बारे में बात करी थी, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा बहुत अच्छे पॉइंट्स में दे रखा कि अगर फॉर एग्जांपल कि स्टेट पीएससी लाइक एमपीपीएससी वो 5 मार्कर्स के क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो अगर आपको 3-4 डिफरेंसेस लिखने को आ गए तो बहुत आसानी से लिख पाओगे द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहले बात करते हैं वेदर क्या होता है। वेदर एक्चुअली ना, वेदर ना डे टू डे कंडीशंस होती हैं। डे टू डे एक एटमॉस्फेरिक स्टेट होती है एक पर्टिकुलर जगह की, किसी की भी जगह की हो सकती है, घंटों घंटों भी हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल धूप आई, आप कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल के सुखाने डाला है, एकदम से उसके बाद बादल आ गए,
आपने सोचा बारिश होने वाली, अपने कपड़े उतार लिए। उसके बाद तेज हवाएं चलने लग गई, आंधी आने लग गई। ऐसा हम बहुत बार साल में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नॉर्थ इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं, अगर मैं उनसे पूछूं तो होता है एक ही दिन में ऐसा, कुछ कुछ घंटों के अंदर चेंज हो जाती है चीज़, ऐसे कि नहीं होता? बताओ। सर्दियों के अंदर देख लो, धूप धोखा देती है कई बार, क्या नहीं देती है? बताओ। एकदम से धूप, एकदम से कोहरा, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो एक पर्टिकुलर जगह की घंटों घंटों में, एक एक दिन में सनशाइन निकली हुई है, फिर टेम्परेचर चेंज हो गया, फिर बादल आ गए, फिर हवाएं चलने लग गई, फिर फॉगी कंडीशंस हो गई, एयर प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, प्रिसिपिटेशन, इसके बारे में हमने बात करी थी, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा बात करेंगे प्रिसिपिटेशन और दूसरे एलिमेंट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि जितने लोग मेरे से एयर वाले चैप्टर पढ़ चुके हो, प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रिसिपिटेशन? क्या प्रिसिपिटेशन को मैं ऐसा बोल दूं शायद कि ये सिर्फ हमें वर्षा की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में देखने को मिलती है? नहीं, ये वन ऑफ द एलिमेंट है प्रिसिपिटेशन का। तो जेड क्या होता है फिर प्रिसिपिटेशन? बादल का, अगर मैं ऐसा बोलूं, बादल का ओवरलोड हो जाना। पहले तो वाटर साइकिल से भर गया, वो फटने को तैयार है, लेकिन दुनिया के लोगों को ऐसा लगता है जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते कि फटा हुआ बादल सिर्फ पानी बरसाएगा। ऐसा नहीं होता। लेकिन पता है ना आपको, रेनफॉल तो एक एलिमेंट है उसका। रेनफॉल के अलावा ओले, हेल स्टॉर्म जिसको कहते हैं, उसके बाद कहीं नुकीली जैसी, हमारे मतलब नॉर्थ इंडिया में या फिर इंडिया इंडिया में बहुत कम जगह पर ऐसा होता है कि जो बर्फ जो गिरे वो नुकीले फॉर्म में गिरे, लेकिन ये भी गिरती हैं। स्लीट स्टॉर्म भी गिरते हैं। फिर स्नोफॉल भी होती है पहाड़ों पे। ये सारी की सारी फॉर्म अर्पित ना प्रिसिपिटेशन होती है, जो कि हमने एयर वाले चैप्टर में डिस्कस करी थी एनसीईआरटी में। प्रिसिपिटेशन का मतलब अर्पित होता है कि बादलों से कोई भी चीज गिरना। जनरली लोगों को लगता है कि वो बारिश की फॉर्म में ही है। हमारे लिए बादलों से कुछ भी गिरना मतलब बारिश, लेकिन बारिश जरूरी नहीं है कि पानी की फॉर्म में गिरे। और एक्चुअली पता है अर्पित, एक बात बताता हूं, बारिश भी टर्म एक गलत वे में यूज करा जाता है। बताया था ना शायद ही मैंने, बारिश का मतलब हमेशा गीला गीला फॉर्म नहीं होता है। बादलों से कोई चीज गिर रही है वो बारिश ही हो रही है, बरसात ही कर रही है। बरसात लेकिन किसकी कर रही है? बर्फ की कर रही है। छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, गिट्टियों जैसी फॉर्म की जो सर पे गिर रहे हैं, ओले की फॉर्म में कर रही है। नोकीले स्लीट स्टॉर्म की फॉर्म में कर रही है। और बारिश तो बारिश है, रेनफॉल की फॉर्म में तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है ये हर जगह पे। तो जो वेदर है ना, वो शॉर्ट पीरियड के टाइम पर देखा जाता है। एक पर्टिकुलर कोई दिन हो, कोई एक हफ्ता हो, एक महीना भी हो सकता है, थोड़ा सा उससे ज्यादा भी हो सकता है। सच एज वेदर जो है कभी कभार एक ही दिन में कई बार चेंज हो जाता है, एक दिन से दूसरे दिन चेंज हो जाता है। कि लोग कहते हैं ना 3 दिन से बारिश हो रही है लगातार, यार धूप नहीं निकली, कपड़े नहीं सूख पा रहे हमारे, हम अपने निब्बे निब्बियों से मिलने नहीं जा पा रहे। इस बार तो ब्रेकअप निश्चित है बारिश में। तो फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, ये भी ऐसा भी हो सकता है। यहां पर एक चीज पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, ये बॉक्सेस सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तमिलनाडु में याद रखना। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक लेयर ऑफ गैसेस है, इसलिए हम उसको अर्थ का ब्लैंकेट भी कहते हैं, ठीक है। वो सराउंडेड है अर्थ के पूरे पूरे अर्थ से। कभी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि कोई भी चीज अर्थ से बंधी कैसे हुई है, सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज पूछता हूं रिकॉल करने के लिए, रिवीजन के लिए। फटाफट से मुझे इसका आंसर दो कि सारे के सारे प्लेनेट आज तक इतने सारे साल हो गए, 4.5 बिलियन ईयर्स है, ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर क्यों काट रहे हैं? एक रीजन बताओ जल्दी मुझे उसका। ग्रेविटी। अर्थ से मून अलग क्यों नहीं हो गया, इनका ब्रेकअप क्यों नहीं हो गया? मून छोड़कर क्यों नहीं चला गया अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटने के लिए? ग्रेविटी। प्लूटो वैसे प्लैनेट्स की डेफिनेशन से बाहर निकल गया है, लेकिन प्लूटो क्या सोलर सिस्टम को छोड़ के बाहर निकल गया है? प्लूटो मतलब हम उसको निकाल दिया प्लैनेट की डेफिनेशन, तो क्यों चला गया क्या यहां से, बाहर हो गया है? तो क्यों बोलते हैं हम उसको? हाँ, तो बताओ और क्या रीजन होता है? और क्या रीजन है? यही कि चीजें बंदी क्यों हुई हैं अभी तक? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। अच्छा, जो अर्थ की, आपको पता है ना कि एक लेयर्स होती है कि अर्थ के इर्द गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटोस्फीयर जिसको कई लोग नाम दे देते हैं, है ना? ये क्या, ये क्यों बंधी हुई है अभी तक, आज तक ये वैसी क्यों है, ये उलट फुलट क्यों नहीं गई?
अर्थ जो टिल्टेड वे में अपने एक्सेस पे घूमता जाता है, ये कभी ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि ऐसे 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 करके घूमने लगे अर्थ कभी भी? क्यों? ये सारी चीजें प्रॉपर वे में है कैसे? किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। सारी चीज़ों का एक ही आंसर होता है। थंब रूल मैंने एक बताया था, अगर आप लोगों ने मेरा वो सोलर सिस्टम वाला लेक्चर अटेंड कराओ, याद है रागनी? मैंने बताया था कि ग्रेविटी इज वन ऑफ द मेजर फीचर, मेजर रीजन। तो अर्थ की जो गैसेस ऑफ लेयर ऑफ गैसेस होती है, उसमें आपको 17% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और दूसरी कुछ अदर गैसेस होती है 0.97 आर्गन, CO2 और 0.04% कुछ ट्रेस अमाउंट की दूसरे गैसेस वाटर वेपर होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था दिस इज वेरी इनसफिशिएंट डेटा, इससे काम नहीं बनेगा। ये तो हम हर जगह 6 क्लास में भी पढ़ लेते हैं। मैं आपको प्रॉपर एक, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा 11th क्लास की तमिलनाडु की ज्योग्राफी में हम लोग आएंगे, मैं आपको कुछ 12 से 17 गैसेस में आपको दूंगा जिनके ऊपर क्वेश्चन निकलता है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये तो सबको पता होता है, यूपीएससी कभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर बोलेगा ही नहीं आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। वो हमेशा आपको गैसेस लाइक शियन, आर्गन, नियॉन, ऐसी गैसेस पूछेगा जो कि आपको सिर्फ नाम पता होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होंगे कि हमारे वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में किस क्वांटिटी में कितनी मात्रा में मिलती है और कौन सी ज़्यादा और कौन सी कम मिलती है, उसकी लिस्ट मैं आपको दूंगा। लेकिन जितनी आपके सामने आती चल रही हैं एनसीईआरटी और तमिलनाडु के बेसिक लेवल से, तो उतनी आप करते चलो। ओके, उसके बाद ऊपर वाली डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो वेदर के बारे में, इन द मॉर्निंग जो वेदर है वो हो सकता है सनी हो विद अ क्लियर स्काई इन अ पर्टिकुलर प्लेस, इवनिंग के टाइम पर आते आते वहां पर बादल आ जाए या बारिश होने लग जाए। सिमिलरली वेदर जो हो है विंटर सीजन में आपको कूल देखने को मिल सकता है ना, हॉट जनरली आपको देखने को मिलता है समर सीजन में। हम लोग कभी कभार ऐसा भी कहते हैं कि आज जो है क्लाइमेट जो है आज अच्छा है बुरा है, तो ये चीज़ ना इनकरेक्ट है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, मतलब हमें राइटर ये बता रहा है कि ये चीज़ ना यूपीएससी वाले लोगों को नहीं कहनी चाहिए ये क्लाइमेट जो है वो अच्छा है बुरा है। इंस्टेड हमें ये कहना चाहिए कि वेदर जो है वो अच्छा या बुरा है। मतलब कई लोगों के मुंह से अगर ये निकल रहा है कि क्लाइमेट अच्छा बुरा है, क्लाइमेट अच्छा बुरा नहीं होता। अभी हम पढ़ेंगे क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है। और न्यूज़पेपर में जनरली आप देखते होगे कि जनरली वेदर रिपोर्ट्स आती है, ना कि क्लाइमेट रिपोर्ट। क्लाइमेट रिपोर्ट नहीं आती है, वेदर रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है। क्रिकेट मैच कभी भी पोस्टपोन होता है तो खराब वेदर की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर कुछ है तो नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, ये तो बता सकते हो ना। डू ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव एटमॉस्फेयर, होता है क्या? नहीं होता। किसके पास है? सिर्फ अर्थ के पास नोन है, अभी तक आपको पता है कि अर्थ के पास नोन है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट को जनरली डिफाइन करा जाता है एज द एवरेज कंडीशंस या स्टेट ऑफ द वेदर एक पर्टिकुलर प्लेस या रीजन की। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये है, देखो अगर आप शंकर आईएएस पढ़ोगे ना, एनवायरमेंट वाली जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, हमारे किसी काम की नहीं है वो, पीएमएफ आईएएस पढ़ने के बाद तो वो बच्चों वाली हो जाएगी। अलग अलग बुक में अलग अलग आंकड़े दे रखे होते हैं, ध्यान से सुनना। एक पर्टिकुलर जगह का कभी भी वेदर अगर 35 साल, 75 साल या 100 साल, ये मैंने 3 आंकड़े इसलिए लिखे हैं, जितने भी सोर्सेज यूपीएससी का पढ़ोगे आपको 3 तरह के आंकड़े मिल जाएंगे उसके अंदर। इवन यूएनएफ ट्रिपल सी की रिपोर्ट्स में, या यूनाइटेड नेशंस ने कोई रिपोर्ट निकाली है, या क्लाइमेट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की COP21 की, COP27 की कोई मीटिंग हुई है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जर्नली जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इंटरनेशनल, वो वेदर से ज़्यादा ना क्लाइमेट के बारे में कंसर्न होते हैं। इसलिए आपने अपने यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में जनरली वेदर चेंज के ऊपर कभी कोई टर्म ही नहीं सुनी होगी। आपने जनरली जो इशू सुना होगा वो सुना होगा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। और जबकि वो क्या कह रहा है कि न्यूज़पेपर जो रिपोर्ट्स होती हैं वो दे आर कंसर्न विद द वेदर रिपोर्ट और क्लाइमेट रिपोर्ट। क्लाइमेट चेंज एक ना ऐसी चीज है, ये डिबेट और डिस्कशन का चर्चा है बड़े बड़े रीडर्स और बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों में। तो हमें जानना पड़ेगा कि क्लाइमेट है क्या। जब एक जगह की एवरेज वेदर कंडीशंस एक जैसी लास्ट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी एक जगह पर ठंडी हवा चलती है और ये चीज ऑब्जर्व करी गई कि 35 सालों से ऐसा ही हो रहा है, यहां पर 75 सालों से ऐसा ही हो रहा है, या लास्ट एक सेंचुरी से पूरा का पूरा ऐसा ही हो रहा है, तो
वो वेदर कंडीशंस एक पर्टिकुलर जगह की प्लेस ए बी सी की पहचान बन जाएंगी, और वो पहचान को जोग्राफिकली इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है, क्लाइमेट उस जगह का। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक जगह की एवरेज वेदर कंडीशंस लगभग 35 साल तक, 75 साल तक या 100 साल तक, मिनिमम 35 साल, मैक्सिमम 100 साल, और मैक्सिमम क्या मतलब मिनिमम 35 साल होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए, उसके ऊपर तो चाहे जितनी मर्जी हो। अगर एक पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस, एक पर्टिकुलर टाइप की वेदर कंडीशंस सिमिलर तरीके से लास्ट करती है एक पर्टिकुलर जगह पर लगभग 35 साल तक, ऐसा जोग्राफर्स का कहना है, तो वो उस प्लेस की, उस जोग्राफिकल जगह की, लोकेशन की एक आइडेंटिटी बन जाते हैं, जिसको जोग्राफर्स इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजिस्ट इसको कहते हैं क्लाइमेट। और इसी के अंदर जो जलवायु, वातावरण के अंदर जो चेंज होता है, ये एक बहुत टेंशन का विषय है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज जो है आपको भी पता है कि ये एक मुद्दा बना हुआ है, कितने डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल अर्थ का एवरेज टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, ओजोन होल का इशू हो गया, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो गया, और बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जो एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, जिसको वेदर एलिमेंट्स के बेसिस पर मेजर करा जाता है, डिटरमाइन करा जाता है, एक लंबे समय के लिए जो एक पर्टिकुलर जगह की पहचान बन जाती है लगभग 35 सालों के लिए, तो उन एलिमेंट्स को, उन वेदर के एलिमेंट्स को जो कि 35 सालों तक टिकी रहती हैं और एक जगह की पहचान बन जाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट एवरेज कंडीशंस ऑफ द वेदर। 35 साल तक अगर वो टिके रहे। अब जो एलिमेंट्स होते हैं ना, अच्छी बात यह कि जो हम एलिमेंट्स यहां पर पढ़ने जाएंगे ना अभी हम आगे वाले टॉपिक के अंदर, कि व्हाट आर द एलिमेंट्स विच डिटरमाइन वेदर एंड क्लाइमेट, वो दोनों के लिए सेम होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, दोनों के दोनों एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ रिलेटेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर आप कह सकते हो कि क्लाइमेटोलॉजी के पार्ट है। तो ये एलिमेंट्स हमेशा सेम होते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। कभी भी अगर आपको एलिमेंट्स याद ना आ रहे हो, एक के भी याद हो, तो दूसरे के आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाने चाहिए। अगर आपको क्लाइमेट के याद हो वही आपको वेदर में लिखने हैं, वेदर के याद हो वही आपको क्लाइमेट में लिखने हैं। बस डिफरेंस क्या होगा, ड्यूरेशन किसकी ज्यादा होगी उन एलिमेंट्स की, वेदर में, वेदर की टर्म्स में ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगी, या क्लाइमेट की टर्म्स में ज्यादा होगी, बताओ। क्लाइमेट की टर्म्स में। क्लाइमेट डज नॉट चेंज ऑफन लाइक वेदर, ये इतनी आसानी से चेंज नहीं होता, इसलिए इसकी अंबुजा सीमेंट जैसी मजबूत जड़ों को हिलाना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए बड़े बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट का, पॉलिटिशियंस का, प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनाइटेड नेशंस का, बड़ी सारी कंट्रीज के कोलैबोरेशंस का, इसलिए मुद्दा बना रहता है चर्चा का। द वर्ड क्लाइमेट है वो एंशियंट ग्रीक वर्ड क्लीमो से आया है, जिसका मतलब होता है इंक्लिनेशन, एक पर्टिकुलर जगह पर क्या उसकी पहचान है। ओके, हमारे किसी काम का नहीं है कौन सा वर्ड कहां से आया, छोड़ो इसको। अब कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, इसको हम पढ़ते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में, उससे पहले हम कुछ देखते हैं यहां पर। देखो, मेजर फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर जगह के वेदर को या क्लाइमेट को, वो क्या होते हैं। एक तो सूरज की किरणें कैसे पड़ रही हैं उस जगह पर। देखो, हम एक चीज अर्थ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कुछ ऐसा। जो जगह सूरज की हीट जहां पर बिल्कुल जैसे डायरेक्टली पड़ती है, इक्वेटोरियल रीजन में, आपको पता ही है। यहां ऑब्वियस ही बात है, एज कंपेयर टू अदर रीजन्स, यहां गर्माहट ज्यादा होगी। और जब सूरज की किरणों के जो एंगल्स हैं वो बिखर बिखर के जब वो जाते रहते हैं, ऐसे गए,
और एक एंगल ऐसे गया स्लांटिंग वे में। तो यहां पर हम सबको पता है कि ऊपर लोकेटेड है नॉर्थ पोल, नीचे लोकेटेड है साउथ पोल। इधर किरण पहुंचती ही नहीं है सूरज की। मैं एक मशाल लूं और शाइनी आप मुझसे 1 फीट दूर खड़े हो, क्या आप थोड़ी सी हीट फील करोगे उसकी? मैं एक मशाल अगर हाथ में लिया हूँ, है ना? लेकिन अगर आप सामने वाली बिल्डिंग के अंदर खड़े हो और मैं यहाँ पर हूँ अगर, तो नहीं ना। तो वो आपके लिए सिर्फ एक रोशनी का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सूरज की किरणें इसी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ एक रोशनी का काम करती हैं। वहां पर क्या होता है, एक तो ना सूरज कभी भी ना पोलर रीजन्स में, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, वो कभी भी ना हॉराइजन से ऊपर नहीं उठ पाता। अब आप कहोगे हॉराइजन से ऊपर नहीं उठ पाता मतलब, ये वाली बात मैंने आपको रिवील नहीं करी थी एनसीईआरटी में, मैं यहां पर बताता हूं। प्लीज इसको ध्यान से समझना। जिस प्रकार से हमने ये सीखा था ना कि वाटरफॉल एक दिन खत्म हो जाता है, वो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट था, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया था। जो मैं सिखाने जा रहा हूं उसको अपने कानों के पट खोलकर बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपने अक्सर एक फोटो देखी है, इस फोटो को हम बचपन से देखते तो आए हैं, सीन को एंजॉय तो करते आए हैं, लेकिन हम ज्योग्राफिकली इसको जानते नहीं थे ये क्या है। कई लोगों का ऐसा मानना है ना कि समुद्र से ऊपर ये सूरज उठता है। ये चीज मानते हो? देखी होगी हर जगह, कई जगह पर। ये तस्वीर तो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, ये वाली। बताओ हाँ कि ना? क्या पानी के अंदर से सुबह सुबह सूरज निकल कर आता है? बताओ, वैसे ऐसा एक्चुअली है क्या? सीन लेकिन बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि पानी के अंदर से निकल रहा है, जैसे समुद्र के अंदर से। हाँ कि ना? है ना? ये जब उड़ता 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 ट्रॉपिकल कंट्रीज में 12 बजे, कोई एक पर्सन है, मुझे बताओ ये सूरज 12 बजे मई, जून, जुलाई, अगस्त या इवन अप्रैल के महीने में ये इस पर्सन की बॉडी के कहां पर आकर खड़ा होगा? इसकी खोपड़ी के ऊपर, इसके पैरों के पास, इसकी कमर के पास, इसके चेहरे के पास, या इसकी इसके खोपड़ी के ऊपर? बताओ सूरज कहां होगा इस टाइम पे? सर के ऊपर, बिल्कुल। इंटेंस हीट ना, मतलब इंटेंस हीट ना, बिल्कुल यहां पर आके खड़ा हो जाएगा ना सूरज इसके। तो हम इसको बोलते हैं कि यहां पर ना ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर सूरज बिल्कुल ना हॉराइजन के ऊपर निकल आता है। हॉराइजन मतलब इस वाली लाइन को जोग्राफर्स ना, जो आप लोग ये बचपन से समझते हुए आते हो कि पानी से उत्पन्न होता है सूरज, लगता है हमें ज्योग्राफी ऐसा देखना। इससे जब ऊपर उठते 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 ट्रॉपिकल कंट्रीज में जब आता है ना, तो खोपड़ी के ऊपर चला आता है। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि पोलर रीजन्स में, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन प्लीज, अगर आपसे कोई पूछे, कहीं लिखने को आए, कोई इंटरव्यू फेस करने को मिले कि पोलर रीजन्स के अंदर हमें सूरज की गर्मी क्यों नहीं फील होती, या फिर वहां पर इतनी गर्मी क्यों नहीं होती कि वहां की सारी बर्फ पिघल जाए, गर्म हवाएं चलने लग जाए, लू चलने लग जाए, वहां पर सूरज इतना बड़ा सिर्फ और सिर्फ एक टॉर्च की तरह, एक लाइट बल्ब की तरह क्यों काम कर रहा है? और ट्रॉपिकल पोलर रीजन में ऐसा क्यों है? जबकि ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉन तक, और ऑब्वियसली बात है इक्वेटर तो बीच में है ही, ऐसा यहां पर क्यों नहीं होता? यहां पर तो लोग, आदमी पिघल जाए गर्मी के मारे, पता चला उसको लू लग जाए, वॉमिटिंग होने लग जाए, तबीयत खराब हो जाए, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ने लग जाए, अल्लाह को, वाहेगुरु को, विष्णु जी को प्यारा हो जाए वो। लेकिन पोलर कंट्रीज में ऐसा क्यों नहीं होता? तो उसका वन ऑफ द रीजन होता है, sun in the polar regions never rises above horizon too much। ज्यादा राइज नहीं होता होराइजन से। अब आप कहोगे सर
क्लियर नहीं हुआ, ज़रा कुछ प्रूव करो रियल में, बताने से क्या होगा। तो चलो प्रूव करते हैं आपको। सबसे पहले तो होराइजन का मतलब आप ये सीख गए, बिल्कुल ऐसा, ये सीख गए, ठीक है। अब दिखाता हूँ पोलर रीजन में क्या होता है फंडा। यहाँ पर अगर 12, 1, 11:30, 10 कुछ भी बज रहे होते हैं, जिस टाइम पे हमें सूरज ना तड़पा देता है हमारे कंट्रीज में, बिल्कुल यहाँ पर्सन है, बिल्कुल इसके खोपड़ी पर आकर खड़ा हो जाना सूरज का, और फिर पर्सन को इंटेंस हीट एंड ह्यूमिडिटी फील होना, ये चीज होती है ट्रॉपिक्स में। लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट ये 12-1 बजे का सिनेरियो है ये वाला, जिस टाइम पर इस पर्सन की यहां पर ट्रॉपिकल कंट्रीज में सूरज सर पे आके खड़ा हो गया। लेकिन यहां पर ये देख रहे हो, ये एक होराइजन है, एक लाइन है यहाँ की। अब यहाँ समुद्र तो है नहीं, ये एक होराइजन है, ये देख रहे हो। इसलिए मैंने आपको ये वाला डायग्राम बताया था। आप सोच रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं, पानी वानी क्यों बना रहे हैं, इसलिए यहां पर तो ये हो नहीं सकता। इस होराइजन के ऊपर सूरज इसके ऊपर उठता ही नहीं है। तो यहां पर सिर्फ ना इतने रीजन में, इतने ये जो आपको दिख रहा है ना, रेत रेत सी, बर्फ बर्फ, ये जो भी है दिख रहा है जो आपको, इधर सिर्फ एक टॉर्च लाइट की तरह काम करता है, टॉर्च लाइट की तरह काम करता है। तो आप बोलोगे जब टॉर्च लाइट की तरह सर जी काम कर रहा है, तो ये यूनाइटेड नेशंस, ये अलग अलग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, ये मोदी जी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर ये कॉप की शुरुआत क्यों करी है, गुरुग्राम में ये हेडक्वार्टर क्यों खोला, ये सोलर अलायंस वाला, सोलर रिच कंट्रीज को क्यों बोला गया कि सूरज की एनर्जी को यूटिलाइज करो और ये सब अर्थ की गर्मी को कम करो। वो इसलिए ये जो गर्मी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है ना इसकी, और आसपास के जलवायु की, उसकी वजह से अगर इसकी गर्मी ज़्यादा होगी ना, ये अभी तो बर्फ़ इतनी प्यारी रेत रेत की तरह चमकती हुई दिख रही है, ये पिघलना जब स्टार्ट करेगी ना, तो नीचे होगा क्या, ये पिघलते पिघलते आएगी नीचे, ये बर्फ़ आएगी पिघलते 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 नीचे, और इसका लेवल राइज होगा, समुद्र का लेवल जो है वो राइज होगा, सी लेवल राइज। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये देखा जाता है कि एक तो पानी ऊपर से पिघलता हुआ आएगा, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब पानी के अंदर उबाला होता है तो ये थोड़ा सा इंच ऊपर बढ़ जाता है पानी, कुछ ऐसे बढ़ जाता है। ये मैं बताऊंगा आपको आने वाली क्लास में, इसको हम प्रूव करेंगे कि यार ये क्या कह रहे हो कि गर्मी की वजह से क्या समुद्र का पानी बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल बढ़ जाता है। इसके बाद होगा क्या, बड़े सारे जो आइलैंड कंट्रीज होंगे वो डूब जाएंगे, वो इधर उधर भागेंगे, तो वर्ल्ड में रिफ्यूजी क्राइसिस होगा। उसके बाद डिसीजेस होंगी, डिसीजेस फैलेंगी, और जब रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा तब वॉर्स होंगे। एंड दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस कि हाउ एनवायरमेंट कैन लीड टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर इन द नियर फ्यूचर। क्या ये पूरी कहानी आज के पास समझ में आई? होराइजन वाला मुद्दा मैंने छुपा रखा था क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन आज आपको इस प्रूफ के बाद और इस डिस्कशन के बाद क्या होराइजन का मुद्दा समझ में आया? बहुत कम बुक्स हैं जो आपको इस बारे में बताएंगी, या फिर बहुत कम जगह पर लिखा हुआ है। और इसका रीज़न अगर आप पढ़ भी लोगे ना, तो हो सकता है आपको इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आए कि ये लिखा क्या हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया। इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लेना पड़ा, लेकिन दिस द वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब आप ये कभी भूलोगे नहीं कि कैसे सन की, सूरज की किरणों का जो रेज होती है उनका जो एंगल जो बनता है, एंगल देखो ना, एंगल बन रहा है ये बिल्कुल सीधा। इसको हम ऐसे बना लेते हैं इससे, ये बिल्कुल सीधा। यहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, यहाँ तो सिर्फ एक तरीके से ये दिख रहा है ना जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, यहाँ तो सिर्फ बिगड़ते बिगड़ते यहाँ की तरह जा रही है। हॉराइजन से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाता सूरज, सिर्फ रोशनी की तरह काम करता है। कंसर्न हम लोग इसलिए जो गर्मी बढ़ती जा रही है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये पिघलना अगर स्टार्ट हो गई ना, ये
नीचे जाकर जितने भी समुद्र है ना और जितने भी लैंड एरियाज हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये उथल पुथल कर देगा ये चीज़। इसलिए वेदर से ज़्यादा, डेली चीज से ज़्यादा वी आर कंसर्न अबाउट क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। हॉराइजन वाला पॉइंट समझ में आया? किसी के लिए नई थी ये डिस्कशन, मतलब ठीक लगा? तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोलर रीजन्स में आज के बाद आप क्या बताओगे, ये वाला पॉइंट तो सबको ही लिख लेगा ना कि वहां पर नहीं होता, सन की रेस स्लांटिंग होती है। ये सबको पता है, फर्स्ट अटेम्प्टर को भी पता है, सिक्स अटेम्प्टर को भी पता है। ज्यादा मार्क्स कैसे छीनोगे? ज्यादा मार्क्स कैसे छीनोगे? ये हॉराइजन वाला पॉइंट जरूर लिख कर आना, ये हॉराइजन वर्ड को जरूर मेंशन कर कर आना। और ये जो मैंने लाइन लिखवाई है ये आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इन पोलर रीजन्स सन नेवर राइजेस अबव हॉराइजन टू मच। कहाँ राइज कर रहा है देखो। अगर ये दो बंदे दिल्ली में, यूपी में, एमपी में खड़े होते ना तो सूरज इनके यहां पर आके खड़ा हो जाता इस जगह पर, बिल्कुल इनकी खोपड़ी खोपड़ बिल्कुल। उसके बाद यहां तक सबको समझ में आ गया? बताओ आगे बढ़ूं मैं? बिस्मे, ईशा, ठकुराइन, सब लोग बताओ। अर्पित समझ में आ गया इतना? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? कुछ दोबारा समझना है? ठीक है। तो एंगल ऑफ द सन रेज, लेंथ जो होती है डे टाइम की, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज, लोकेशन, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंजेस, एयर प्रेशर, हवाएं, ओशन करेंट्स, ये सारे के सारे मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर जगह के वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में एक बार कि जनरली कॉन्टिनेंट्स के जो वेस्टर्न मार्जिन होते हैं, कॉन्टिनेंट्स के जो वेस्टर्न मार्जिन होते हैं, आई थिंक टीना डाबी के टाइम पे या फिर उससे पहले आसपास कहीं आया था, वेस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंट के। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ये बनाएं तो मान लो कि ये कोई कॉन्टिनेंट है, नॉर्दर्न अमेरिका, साउथर्न अमेरिका, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, उनके हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जो उन कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन है, कोई भी कॉन्टिनेंट, कोई भी वेस्टर्न मार्जिन ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर यूजुअली ड्राई। वाई? इसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के साथ साथ ओशनोग्राफी में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। जब हम लोग वाटर वाले टॉपिक करा करेंगे तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि जो ये ओशन करेंट्स होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज़्यादातर इसके लिए। और यहाँ पर ड्राई क्यों? वेस्टर्न मार्जिन जो है कॉन्टिनेंट्स के, वर्ल्ड के ज़्यादातर ये ड्राई हैं, तो यानी कि ज़्यादातर आपको दुनिया के डेजर्ट जो मिलेंगे बड़े बड़े, वो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट पे ही मिलेंगे आपको। ये चीज़ सोचनी पड़ती है आपको, कोई बुक आपको डायरेक्टली नहीं बताएगी। डोंट वरी, अभी हम बेस बना रहे हैं अपना, धीरे धीरे करके ये क्वेश्चन संभाली तो बच्चों वाले हो जाएंगे। ठीक है। अर्थ जो है हम जानते हैं वो स्फेरिकल है शेप के अंदर, तो सन की रेज जो है वो अनइवन तरीके से फॉल होती हैं अर्थ के सरफेस पर। अनइवन जानते हो ना, ये देखो अनइवन मतलब हर जगह इक्वली नहीं पड़ती। अब देखो ये वाला पॉइंट, शाइनी ध्यान से देखना वैसे सब लोग, ये देखो पोलर रीजन्स ये सन की रेस को स्लांटिंग वे में रिसीव करते हैं, तो यहाँ पर लिटिल या ऑलमोस्ट नो सनलाइट आती है, इसलिए यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स होती हैं। यहाँ पर वर्टिकल सन रेज जो होती हैं वो डायरेक्टली उस रीजन में फॉल करती हैं जो कि इक्वेटर के आसपास होते हैं, ट्रॉपिक्स कह सकते हो आप उनको। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो बहुत गर्म होता है और ऑलमोस्ट देयर इज नो विंटर, यानी कि सर्दी में भी कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा जितनी ठंड होती है, ठंड एक्चुअली हमने देखी नहीं होती। हम कहते हैं ठंड, एक्चुअली जो ठंड रियल होती है ना, रशिया में जाके फील करो, वो भी एशिया का पार्टी है ज़्यादातर, उसके अंदर वो होती है ठंड -डिग्री के अंदर। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर -20 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जम गए खड़े खड़े लोग, किस कर रहे हैं, होठ चिपक गए। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इट मेक्स द एयर एंड वाटर मूव इन करेंट्स। जो टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस होता है ना, ये हवा और पानी को एक करेंट्स की शेप दे देता है।
अब आप कहोगे क्या ये ओशन करंट्स की बात हो रही है? नहीं। व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेटोलॉजी देयर आर एयर करंट्स ऑल्सो. When it comes to oceanography, there are oceanic currents also. और ये भी दो प्रकार के होते हैं, हॉट एंड कूल. ये भी दो प्रकार के होते हैं, हॉट एंड कूल. हॉट करेंट्स, कोल्ड करेंट्स, हॉट करेंट्स, कोल्ड करेंट्स. वार्म एयर जो है इट राइजेस और ये ज़्यादा स्पेस क्रिएट करती है फॉर द एयर अपनी नीचे से लिए, और जो कोल्ड एयर होती है वो सेटल डाउन होती है. ये चीज़ यहाँ पर प्रॉपर नहीं दे रखी है. याद है वार्म एयर जो है वो राइज करती है, हमेशा हमने पढ़ा था, वो लाइट होती है ना, एक्सपेंड कर जाती है, ये वो चीज़ है. और जैसे ही वो राइज करती है उसकी जगह लेने कोल्ड एयर आ जाती है. हमने चैप्टर पढ़ा था ये एयर में, ये चीज़. अर्पित वो लेक्चर पढ़ोगे तो ये थोड़े थोड़े कंसेप्ट जो मैं ऊपर ऊपर से भी बता रहा हूँ ना, क्लियर हो जाएगा. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है. ये पता है क्या होता है? हाँ, ये करंट पता है क्या होता है? ये करंट क्या होता है कि उधर से ना, ध्यान से सुनना, ये ना एक प्रकार से ऐसी एक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है हवाओं से, अगर वो एयर करंट से, और पानी से अगर वो वाटर करंट से या उष्ण करंट से. वो दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि एक ही डायरेक्शन में चलते चलते हैं और दोबारा घूम के वहीं आ जाते हैं. यानी कि एक लूप होता है ना, जैसे ऐसा ऐसे करके यहां पर गया और यहां पर आके जिस पॉइंट पर छोड़कर गया था इसी पॉइंट पर आकर वो मीट कर रहा है. ये करंट्स की वजह से होता है. तो ये ऐसा हवाओं में भी देखा गया और ओशन में भी देखा गया है. ये क्रिएट कैसे होते हैं वो हमारे आने वाले लेक्चर्स और जैसे जैसे हमारा लेवल होगा उसकी बात है. यहां पर अगर मैं डिस्कशन लेने भी आके तो 3 घंटे सिर्फ इस प्रोसेस को समझाने में जाएंगे. जैसे जैसे जब उसका लेवल आएगा तब हम उसकी बात करेंगे. ओके. एनर्जी होती है, मतलब कि एनर्जी उत्पन्न हो जाती है. और ये कभी कभार देखो कैसे होती है, मैं आपको बताता हूं. जैसे हाँ, आप में से कभी किसी ने एक वो चीज़ देखी है अमेरिका वगैरह में, या डिस्कवरी चैनल पे दिखाई जाती है, हम लोग अमेरिका वगैरह को बहुत अच्छा मानते हैं. एक हवा का बवंडर आता है वहां पे, ऐसा टॉर्नेडो, और वो घर के घर उड़ाकर ले जाता है पूरा का पूरा. ये ऐसे, ये सेम ऐसा जैसे मैंने बनाया, देखा है? और आप लोगों ने ये चीज़ देखी है कभी, आप में से कभी कोई खेत या कोई गांव वाले रीजन से बिलोंग करता हो, कभी कभार वहां पर मिट्टी भी उड़ते उड़ते इस प्रकार का बवंडर बना लेती है. मैंने तो देखा है ऐसे ग्वालियर में. और उसमें अगर आप पेपर या कुछ भी रख दो ना तो वो जो उड़ जाता है, और गांव के लोगों को भ्रम होता है कि कोई ये भूत है या टोना टोटका है ये. शाइनी तुम बनाकर भेजते ना ये लोगों के पास. मैं तो सुना था बंगाल से उड़कर आता है ये. ठीक है, लेकिन ये नीचे अगर आप इसके पानी मार दो ना अगर यहां पर, तो ये मिट भी जाता है. अब यहां पर पता है क्या होता है? हवा यहां पर आई, हवा यहां पर आई, हवा यहां पर आई, एक हवा, गर्म हवा, ठंडी हवा यहां पर आई, गर्म ठंडी हवा यहां पर आई, गर्म ठंडी हवा यहां पर आई. अब क्या होता है, ये इस लूप में ना फंस जाती है. ये इधर से ऐसे घूमने लगी और ये इधर से ऐसे घूमने लगी, और ये करते 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 बस यही शेप होती है, ये जो ऐसे करके एक बवंडर की शेप ले लेता है. ये भी हम पढ़ेंगे. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर, लेकिन वेरी डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना इन टेम्परेट कंट्रीज एंड बियॉन्ड दैट. घर के घर उजाड़ के ले जाते हैं. कभी कभी डिस्कवरी चैनल्स पे अगर आपने पक्का देखा होगा, पूरे के पूरे जगह बर्बाद हो सकती है, और उसको रोकने के लिए तो कुछ है भी नहीं. देयर इज नो डिजास्टर मैनेजमेंट और समथिंग. डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी तबाही को रोकने के लिए एक मैनेजमेंट होना चाहिए. इसको क्या रोकोगे? इसमें क्या पानी मारोगे? ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे. ये वैसे हमारा उसी का पार्ट है, और ये हमारा क्लाइमेटोलॉजी का ही पार्ट है. हवा की वजह से बनता है, एयर करंट्स की वजह से बनता है. तो ये देख रहे हो अर्पित, ये जो चीजें आई ना जो साथ में मिली, ये होते हैं एयर करंट्स. एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको एयर करंट्स का दिया. ये एयर करंट्स हैं, ये जो फंस के रहेगा एक लूप में. ये चीज है. सर्दियों में कभी कभार उठे हो, एक छोटा सा एग्जांपल होते तो सर्दियों में कभी कभार उठे हो नहा करने के लिए, स्कूल स्कूल के लिए, कॉलेज जाने के लिए तैयार हुए, या फिर अपनी बंदी बंदी से मिलने के लिए तैयार हुए, जो भी है. हवा का एक ऐसा झोंका पड़ता है, ऐसा लगता है चांटा बड़ा खिंचा कर एक ठंडी हवा का, बिल्कुल कान सुन, बिल्कुल ऐसे आंखों से पानी सा आने लग जाता है. ये चीज़ है. ठकुराइन तुमने तो फील करा होगा, तुम तो पहाड़ों पे रहते हो, हालांकि तुम्हें आदत हो गई, लेकिन ठंड प्रॉपर वाली पड़ती होगी ना फिर तो वहां पे, है कि नहीं?
ये चीज़ होती है। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और विंड, ये मेजर एलिमेंट्स हैं वेदर एंड क्लाइमेट के। देखो यूपीएससी के क्वेश्चन साल 2022 से अगर आप लोग देख लो ना, मतलब अभी जो 2022 का पेपर हुआ है वो बहुत बेसिक लेवल पे उतर आया है हर एक सब्जेक्ट के। डेकन ट्रैप के बारे में पूछना, या वॉल्केनो के बारे में पूछना, अर्थक्वेक कैसे आता है, फ्लड्स क्या होते हैं, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। यूपीएससी को चाहिए कि क्या कंसेप्ट समझा सकते हो कि नहीं समझा सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन ये ज़्यादातर आपको मैं बता रहा हूँ कि हर साल ज्योग्राफी जिस जिस स्टेट पीएससी में 90% क्वेश्चन आपका ये डिट्टो देखने को मिल जाएगा। सिंपल, बस इसके आगे वॉट लगा दो, वॉट आर दी, बस ये टर्म जोड़ दो, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, आपके पूरे नंबर। यूपीएससी में कल को एक क्वेश्चन आ सकता है, पेंडिंग है इस तरीके के क्वेश्चन, और ज्योग्राफी प्रीलिम्स में पिछले 7 से 8 साल से, 7 से लगभग 8-9 साल से पेंडिंग चल रही है, जिसमें प्रॉपर वाले क्वेश्चन अभी तक निकले नहीं। 6-5 साल तो ऐसे है ही पक्का। और जिस दिन रिवर्ट बैक होकर आई ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे हर एक लेक्चर के अंदर, फाउंडेशन कोर्स में मैंने कई बार ये वाली बात बोली है, ज्योग्राफी डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा उस साल का कि जिन लोगों का ज्योग्राफी स्ट्रांग है सिर्फ वही लोग प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। तो इस पर ध्यान दो अच्छे से। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी तक ये वाली चीज़ समझ में आ गई? बताओ जितना मैंने आपको बताया, आप सबको जल्दी बताओ। ठीक है, वरना वो डिस्कशन लंबी हो जाएगी। ओके ठाकुराइन, सबको समझ में आ गया? मिसबा, जैद, अर्पित, बिस्मे, कुछ पूछना है देख लो एक बारी, कुछ पूछना है पक्का किसी को? किसी भी चीज़ में कोई डाउट? शाइनी, वेदर में, क्लाइमेट में क्या होता है, गैसेस क्या होती हैं, किसी भी चीज़ में कोई डाउट? अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ। साइंटिफिक स्टडी जो वेदर की होती है उसको मीटरोलॉजी कहते हैं, और जो क्लाइमेट की होती है उसको क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। वी आर कंसर्न अबाउट दिस। लेंथीएस्ट टॉपिक जो ज्योग्राफी का आता है, मैं ये नहीं कह रहा ज्योग्राफी में लेंथी टॉपिक है, लेंथीएस्ट टॉपिक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे निकलते हैं वो इस पार्ट से निकलते हैं, ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी से। चाहे आप प्रीलिम्स के पेपर उठाकर देख लो, चाहे मेंस के पेपर उठाकर देख लो, 95% क्वेश्चन इस टॉपिक से होते हैं ज्योग्राफी में हमेशा। जो कि लगता है ऐसा कि कुछ कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस बन गए, ये शायद से शंकर आईएएस से आया होगा, PT 365 से आया होगा, पूरा का पूरा बेस उसका बेसिक नॉलेज में ही लाया करता है। और आप 11वीं तक तमिलनाडु की एनसीईआरटी करके देखो एक बारी, आपके लिए सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। फिर आप 10 साल के पेपर उठाकर भी देख लेना, हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है ना, इस डिस्कशन में इतना ही। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं किसी को? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।